नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे एक छोटे से टॉपिक डाइटरी फाइबर्स पर, है ना। विस्तार से चर्चा करनी है हमको इस पर। इसके पहले हम लोगों ने मिनरल्स, उसके पहले विटामिन्स, उसके पहले प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इन सब की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की, क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, आदि आदि चीज़ों को लेकर के। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स सामान्य तौर पे कहा जा सकता है कि एक ऐसा फूड कंपोनेंट, एक ऐसा इसेंशियल फूड कंपोनेंट है ना। एक ऐसा इसेंशियल शब्द इसलिए क्योंकि हमको अति आवश्यक है हमारे भोजन को पचाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स आर इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी डाइट। इट इज प्राइमरली अ प्लांट बेस्ड मटेरियल। ये एक ऐसा प्लांट बेस्ड मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, किसके द्वारा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है उसको मैं समझाता हूं अभी आपको। ठीक है, दिस कैन बी फर्मेंटेड बाय गट माइक्रोफ्लोरा। हमारे गट में, गट का मतलब होता है हमारा यहाँ पे जो जीआई ट्रैक है हमारा, है ना, जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, या इसको क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं। क्या एग्जांपल्स इसके आते हैं? जैसे उदाहरण के लिए तौर पे बात करें, सेल्यूलोज हो गया इसके उदाहरण के तौर पे, है ना। इसके उदाहरण के तौर पे बात करें तो सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, गम्स हो गया, पैक्टिन्स हो गया, लिग्निन्स हो गया। इसके अलावा रेजिस्टेंट डेक्सट्रिन्स एंड डेस्टार्चेस हो गए। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि दीज आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इनको डाइजेस्ट करने पे कैपेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ नहीं सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मान लो उदाहरण के लिए सेल्यूलोज है, उदाहरण के लिए जैसे बात करते हैं, सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड की इस मल्टीपल चेन को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस कांट बी डाइजेस्टेड। लेकिन फिर भी वो हमको आवश्यक है हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने के लिए। बट वो खुद में डाइजेस्ट नहीं होगा, खुद से डाइजेस्ट अपने आप में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सेल्यूलोज हमने देखा, हमने हेमीसेल्यूलोज देखा, गम्स देखा, पेक्टिन्स देखा, आदि आदि। ठीक, अब आता है इसकी डेफिनेशन को लेकर के कि डेफिनेशन बहुत तरीके से बनाई जा सकती है, लेकिन हम डेफिनेशन देख रहे हैं कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन के आधार पर। कोडेक्स एलिमेंटरिस क्या है? तो दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने अपने फूड लॉज बनाए हुए हैं। यदि हम दुनिया के अलग अलग देशों के फूड लॉज को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम कोडेक्स एलिमेंटरिस कहते हैं, और उसको डिफाइन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने एक कमीशन बनाया हुआ है, कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन ने 2009 में डिफाइन किया किसको? डाइटरी फाइबर्स को। कैसे? कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स with 10 or a more monomeric units not hydrolyzed by human small intestine enzymes। यही तो बीती देर से बात करी ना कि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन कैसे वाले कार्बोहाइड्रेट? पॉलीमर्स वाले हैं। पॉलीमर्स भी कैसा होना चाहिए? कम से कम 10 या उससे ज्यादा क्या होनी चाहिए? मोनोमेरिक यूनिट होनी चाहिए, उसमें शुगर मॉइटी होनी चाहिए। तो पॉलीसेकेराइड यही तो कहलाता है ना भाई। पॉलीसेकेराइड का मतलब ही होता है कि 10 और मोर देन 10 शुगर मॉइटी प्रेजेंट रहेंगी, तो हम उसको पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स विद 10 और मोर मोनोमेरिक यूनिट्स नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉट हाइड्रोलाइज्ड, अरे हाइड्रोलाइसिस होगा तब तो ब्रेक डाउन होगा, लेकिन हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है जो उसको हाइड्रोलाइज करवा पाए। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि कैटेगरीज ऑफ द डाइटरी फाइबर के अंतर्गत एडिबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स, वो जो एडिबल हैं, खाए जा सकते हैं डायरेक्टली, जो डायरेक्टली नेचर से मिलेंगे और उनको खाया जा सकता है। दूसरे हो सकते हैं जो कुछ किसी प्रोसेसिंग के माध्यम से गुजारे गए होंगे, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स। ये प्रोसेसिंग कैसे होगी? कोई फिजिकल प्रोसेसिंग हो सकती है, एंजाइमेटिक प्रक्रिया की प्रोसेसिंग हो सकती है, कोई केमिकल मेथड की प्रोसेसिंग हो सकती है, और उनका कोई ना कोई अपना क्या होगा? एक प्रूवन हेल्थ बेनिफिट होगा।
तो पहला क्या हुआ, नेचुरल हो गया जो कि एडिबल एडिबल डायरेक्ट एडिबल है, दूसरा प्रोसेस्ड हो गया, तीसरा आता है सिंथेटिक। प्रोसेस्ड और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस है, ये नेचुरल ही था, बस उसको हमने क्या किया, किसी प्रोसेसिंग से गुजारा, केमिकल प्रोसेसिंग से, एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग से, फिजिकल प्रोसेसिंग से, आदि आदि। तीसरा आता है सिंथेटिक, लैब ग्रोन, सिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स विद साइंटिफिकली प्रूवन फिजियोलॉजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। तो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के आधार पर हमने इसको क्या है समझने का प्रयास किया। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइक सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, गम्स, लिग्निन्स। इसके अलावा क्लासिफिकेशन जो कि मेन है वो है बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। यही सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलता है, मोस्ट कॉमन। आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे और फाइबर्स का क्लासिफिकेशन अभी इंटरनेट में सर्च करेंगे आपको यही मिलेगा। कौन सा, सॉल्युबिलिटी के बेस पे, जिसमें आता है सॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल है मतलब कि वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। सोर्सेस क्या है इसके, ओट्स है, बार्ले, जौ है, लेग्यूम्स हो गया और फ्रूट्स हो गए। तो पहला क्या होगा, सॉल्युबल फाइबर्स। दूसरा आता है कैटेगरी इनसॉल्युबल फाइबर्स का, डजंट डिजोल्व इन वाटर। हम यहां पे किसके रिस्पेक्ट में डिजोल्यूशन की बात करेंगे, वाटर। एड्स बल्क टू स्टूल, इंप्रूव्स बॉल मूवमेंट, है ना, और यह आपके पाचन क्रिया को बेहतर कर देता है। इसके अलावा और क्या होता है, आपके बॉल मूवमेंट को बेहतर करता है। बॉल मूवमेंट का मतलब होता है कि जो स्टमक में, इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में आपके अनडाइजेस्टेड फूड का प्रोसेसिंग हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको क्या करेगा, बेहतर करेगा। सोर्सेस क्या है इसके, होल ग्रेन हो गया, वेजिटेबल हो गया, ब्रान हो गया, आदि आदि आदि। ठीक है, तो दो तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मेन तरीका आता है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दो तरीके बनाए जाते हैं। हिंदी वाला कंटेंट भी आप देखते चलेंगे। फिर आता है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। सोर्सेस क्या है, तो ओनली इन अ प्लांट फूड्स, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नट्स हो गए, है ना, इसके अलावा होल ग्रेन्स हो गया। तो सब सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलता है, प्लांट बेस्ड फूड से ही हमको क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर्स मिलता है। किसी प्रकार का कोई भी डाइटरी फाइबर किसी भी मीट, मिल्क, एग आदि से नहीं मिलता। ध्यान में रखना है कि स्रोत के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, स्रोत डाइटरी फाइबर का प्लांट बेस्ड फूड्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गया। अरे खीरा, मूली, गाजर खाते हो ना, इसी से तो डाइटरी फाइबर मिल रहा है। टमाटर खाते हो, प्याज खाते हो, यही तो डाइटरी फाइबर मिल रहा है। बकरा खाने से डाइटरी फाइबर नहीं मिलेगा। बकरा को पकाने के पहले जो ग्रेवी बनाई थी, प्याज डाली थी ना उसमें, उससे मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ग्रेवी अच्छी बनाओ, है ना। इफेक्ट ऑफ द प्रोसेसिंग की केन्ड और फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, कि रिटेन फाइबर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। दूसरा कि ड्राइंग, क्रशिंग में मे रिड्यूस वाटर होल्डिंग एबिलिटी, कि यदि आपके पास जो डाइटरी फाइबर है, जिस सोर्स से निकल करके आया, जिस प्लांट सोर्स से निकल करके आया है, यदि आप उसको फ्रोजन उसमें रख देंगे, कंडीशन में रख देंगे, किसी पैक्ड मटेरियल में रख देंगे, तो उसमें फाइबर्स लंबे समय तक बने रहेंगे। लेकिन यदि आप क्या कर दें, उसको सुखा दें, जैसे उदाहरण के लिए तुम क्या करे भाई, अभी गर्मी चल रही है, खीरा मार्केट में अच्छा मिलता है, तुम खीरा लेकर के आए और उसको तुमने क्या कर दिया, फ्रिज में रख दिया। अब उसके डाइटरी फाइबर्स लंबे समय तक रिटेन रहेंगे। लेकिन क्या किया तुमने, दूसरा तरीका, खीरा लेके आए, तुमने अपने किचन में छोड़ दिया, इतनी धूप होती है, 2 दिन बाद खीरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। अब उसमें डाइटरी फाइबर नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। खीरा मुरझा क्यों जाता है? क्योंकि उसका पानी खत्म हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी नहीं रही है। बात समझ में आई? ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या इफेक्ट आता है प्रोसेसिंग का? तो प्रोसेसिंग दोनों तरीके से इफेक्ट कर सकती है। एक तरीका कि आप उसको केंड कर दीजिए। केंड करने का मतलब होता है किसी केन में पैक करके रख दीजिए, पैकेजिंग कर दीजिए उसकी, या फिर फ्रोजन कंडीशन में रख दीजिए। इससे क्या होगा, उसका डाइटरी फाइबर लंबे समय तक रिटेन रहेगा। दूसरा तरीका होता है ड्राइंग, क्रशिंग कर दीजिए। ड्राइंग क्रशिंग से प्रॉब्लम क्या है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है।
ठीक है। अब आता है कि फाइबर के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेस एंड डिग्रेडेशन को लेकर के बात करें तो सॉल्युबल में सबसे पहले क्या आता है, पैक्टिन्स आते हैं, है ना। इसमें 1 से 4% प्लांट पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रहता है। कहां से मिलेगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलेगा। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है बट हो सकता है। गम्स को लेकर के बात करें तो स्टिकी प्लांट सब्सटेंसेस के तौर पे इसको जाना जाता है। कहां से मिलता है, ओटमील से मिलता है, बीन्स से मिलता है, और इसका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होता है। सेम तरीके से म्यूसिलेज। आप समझो क्यों हो रहा है इनका बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इतना तेजी से, क्यों, क्योंकि इनमें वाटर है, और जहां पर भी वाटर रहेगा वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और जहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वहां पर वो चीज स्पॉइलेज हो जाएगी बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के कारण। दूसरा आता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल में आता है सेलुलोज। अब सेलुलोज कहां मिलता है, तो प्लांट सेल्स वॉल का जो बेसिक वो है इंग्रेडिएंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कौन है, सेलुलोज है। भाई सेल में सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। ऐसे फंगस में सेल वॉल पाई जाती है, वो काय की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। हम ये पढ़ेंगे इसको हमारे सेकेंड यूनिट में। तो सेलुलोज जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है प्लांट सेल वॉल का, वह हमको गेहूं से मिलता है, ब्रांच से मिलता है, और इसका भी बैक्टीरियल डिग्रेडेशन पॉसिबल है बट बहुत ज्यादा नहीं। दूसरा आता है हेमीसेलुलोज। ये मैट्रिक्स अराउंड सेलुलोज इन सेल वॉल। भाई सेल वॉल में सेलुलोज के आसपास ही क्या रहता है, हेमीसेलुलोज भी रहता है, जो कि वही ब्रान और सेल से मिलता है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन पॉसिबल है। तीसरा आता है लिग्निन्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कुछ मेजर डाइटरी फाइबर के ग्रुप्स या सोर्सेस। जैसे मान लो तुम क्या करते हो, सेरेल्स खाते हो, तुमको वहां से क्या मिल जाएगा, सेलुलोज मिल जाएगा, अराबिनोक्सिलाइन्स मिल जाएगा, बीटा डी ग्लूकान्स मिल जाएगा, लिग्निन, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स मिल जाएंगे। वेजिटेबल फूड्स लेते हो तो वही पैक्टिक सब्सटेंसेस, सेलुलोज, लिग्निन, है ना, जाइलोग्लूकान्स मिल जाएगा। कुछ सीड्स खाते हो तो भी सेम चीजें मिल जाएंगी। फूड एडिटिव्स लेते हो तो गम्स, एल्जिनेट्स, सल्फेट गैलेक्टान्स, सेलुलोजिक, है ना, सेलुलोजिक स्टार्च, मॉडिफाइड स्टार्चेस आदि आदि। तो आप डिफरेंट फूड कंपोनेंट से डिफरेंट प्रकार के डाइटरी फाइबर्स सोर्स कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी डाइटरी फाइबर्स को हम थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इंडिविजुअली। जैसे सबसे पहले आता है पैक्टिन, कि इट इज अ मोस्ट कॉमन सॉल्युबल फाइबर। हमने दो पढ़े ना, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हमने क्या देखा भाई, पैक्टिन देखा। यहां पर हमने देखे थे भाई, ऊपर कौन कौन से देखे थे भाई, पैक्टिन देखा था, गम्स देखे थे, म्यूसिलेज देखे थे। उसमें सबसे पहले क्या आता है, पैक्टिन आता है। केमिकली बात करें तो क्या होता है, यह पॉलीगैलेक्टोर्यूनिक एसिड होता है। पैक्टिन केमिकली क्या होता है, पॉलीगैलेक्टोर्यूनिक एसिड होता है। सोर्स क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, रूट्स आदि आदि। किस प्रकार की रूट्स, जैसे पोटैटो हो गया, आलू आपका, शुगर बीट्स हो गया, उनसे मिल सकता है। इट फंक्शंस एज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस इन द सेल वॉल। तो यह सेल वॉल के निर्माण में योगदान देता है। बाजार में यह मिलता है किसके रूप में, सिट्रस पील्स के रूप में, एप्पल पॉमेस के रूप में आदि आदि। तो ये पैक्टिन है। दूसरा आता है गम्स, ये भी वाटर सॉल्युबल है। कलेक्टेड फ्रॉम सीड्स, प्लांट एक्सुडेट्स। प्लांट एक्सुडेट्स क्या है, तो वह जो कुछ प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, खास करके जैसे बबूल का जो पेड़ होता है ना, बबूल के पेड़ से कई बार क्या होता है, एक एक्सक्रीशन होता है, ऊजिंग होती है, इसको हम ऊजिंग भी कह सकते हैं। कोई चीज बाहर निकल रही होती है पेड़ के तने से, पेड़ के तने से एक गम, या यूं कहें एक सॉलिड मटेरियल क्या होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल एग्जैक्टली, है ना, सेमी सॉलिड मटेरियल बाहर ऊज आउट हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, वो एग्जैक्टली क्या है, गम्स है।
तो प्लांट एक्जुडेट्स, इसके अलावा बैक्टीरियल कल्चर्स हो गए, एल्गी हो गए, आदि आदि से मिल जाता है। यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, हेंस माइनर कंट्रीब्यूटर टू द डाइटरी फाइबर। कॉमन टाइप्स इसके कुछ क्या हैं, बहुत कम मात्रा में इसको यूज किया था। कॉमन टाइप क्या है इसके जो मार्केट में उपलब्ध है, ग्वार गम हो गया, इसके अलावा क्या हो सकता है, लोकस्ट बीन गम, है ना, क्या क्या हो गया, ग्वार गम हो गया और लोकस्ट बीन गम। केमिकली ये क्या होता है ना, तो केमिकली इसको एग्जैक्टली कहें तो बीटा 1,4-D मैनो पायरोनोसिल है ना होता है। इसके अलावा या किसके साथ जुड़ा रहता है, अल्फा डी गैलेक्टोज के साथ ये जुड़ा रहता है। केमिकली आपको ना याद है तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। एक्जुडेट गम्स का मतलब वो जो प्लांट से क्या हुई है, ऊज आउट हुई है, बाहर निकली है। इसमें क्या आता है, अरेबिक गम आता है, ट्रैगाकैंथ आता है, कार्या गम आता है और घट्टी, गम घट्टी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, गम घट्टी। ठीक है, तो ये गम आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा आता है म्यूसिलेज। इट इज अ क्लियर जेल फॉर्मिंग सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट्स। यह एक जेल फॉर्म करने वाला सब्सटेंस है जो कि कहां से ऊज आउट होता है, प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल सीलियम, है ना, कहां से, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, म्यूसिलेज का एग्जाम्पल क्या है, सीलियम। इट इज वाइडली यूज फॉर द डाइजेस्टिव हेल्थ। स्ट्रक्चर क्या है जेल के, उसमें न्यूट्रल अरेबिनोजाइलिन विथ सब्स्टिट्यूटेड जाइलोपैरानोसिल बैकबोन। और सीड्स को लेकर के बात करें तो इसमें एसिडिक ग्लूक्यूरोनो अरेबिनोजाइलिन प्रेजेंट रहता है। तो म्यूसिलेज का प्राइम एग्जांपल क्या है, सीलियम है, जो कि एक जेल फॉर्मिंग सब्सटेंस है जो कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। आखिरी में आता है सेलुलोज, जो कि एक होमोपॉलीसैकेराइड है। अब पॉलीसैकेराइड वाली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि होमोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। यदि सेम प्रकार की मोनोमेरिक यूनिट से बने हुए हैं तो होमो हो गए, यदि डिफरेंट प्रकार की मोनोमेरिक यूनिट से बने हुए हैं तो क्या हो गए, हेटेरो हो गए। These are composed of beta 1,4 linked glucose residues। सिर्फ और सिर्फ किससे, ग्लूकोज से बनते हैं, इसलिए क्या हो गए, होमो हो गए, सेम प्रकार की। These linkage allow cellulose polymers to form rigid insoluble microfibrils through multiple hydrogen bonds। तो इस लिंकेज की वजह से, मतलब इस लिंकेज मतलब जो ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं, उस लिंकेज की वजह से जो सेलुलोज पॉलीमर होता है वह एक रिजिड और इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर बनाता है। हमने पीछे पढ़ा कि सेलुलोज क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां बना वो ब्रेक नहीं हो रहा, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही है, हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा वो। दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स थ्रू सेल वॉल। तो सेलुलोज क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है किसको, सेल्स को। कैसे, सेल वॉल के निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से। नेचुरल कमर्शियल सोर्सेज के क्या हो सकते हैं, तो नेचुरली फाउंड इन होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम वूल पल्प। यूजेज को लेकर के बात करें तो एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं, थिकनर के तौर पर यूज करते हैं, टेक्सचराइजर के तौर पर यूज करते हैं। वो जो टेक्सचर प्रोवाइड करेगा, वो जो थिकनेस लेकर के आएगा, वो जो केकिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। लिमिटेशंस क्या है, तो सेलुलोज हैज ग्रिटी टेक्सचर एंड लिमिटेड फंक्शनलिटी इन द फूड, है ना, कि इसके बहुत बड़े फंक्शंस नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है। और रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका, ग्रिटी एंड रिजिड स्ट्रक्चर के कारण। दीज इश्यूज, है ना, दोज ग्रिटी स्ट्रक्चर, लिमिटेड फंक्शनलिटी आदि आदि, दीज इश्यूज कैन बी एड्रेस्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन and treatment using alkaline conditions and hydrogen peroxide under high shear। तो आप इन लिमिटेशंस को अपने लिए क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, केमिकल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है, तो एल्कलाइन कंडीशन में उसको ट्रीट करो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के माध्यम से उसको क्या करो, ट्रीट करो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हिंदी वाला पोर्शन है।
फिर आता है आपका इसी में हेमीसेलुलोज। इट इज अ पॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर बायोमास यूजिंग एल्कलाइन सॉल्यूशंस। तो कहां से आता है? एग्रीकल्चर बायोमास से आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से निकल करके आता है। इट इंक्लूड्स वेरियस पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस सच एज, है ना, इसमें बहुत सारी 5 कार्बन की रिंग वाले सुगर प्रेजेंट रहते हैं, कई सारी 6 कार्बन वाली सुगर प्रेजेंट रहती हैं, जैसे अरेबिनोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैन्नोज, यूरोनिक एसिड आदि आदि। हेमीसेलुलोज के मेजर टाइप्स में क्या आता है? जाइलेंस आते हैं और क्या आता है? गैलेक्टन्स आते हैं। समटाइम्स बीटा ग्लूकान्स एंड मैन्नान्स आर आल्सो क्लासिफाइड अंडर हेमीसेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, वह एग्रीकल्चर बायोमास से मिलता है आफ्टर दी एल्कलाइन सॉल्यूशन ट्रीटमेंट, जो कि पेंटोज और हेक्सोज सुगर से मिल करके बनता है, जैसे कि अरेबिनोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैन्नोज, यूरोनिक एसिड, जो कि सामान्यतः जाइलांस, गैलेक्टांस, बीटा ग्लूकांस और मैन्नन्स के रूप में क्या है? पाया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। इट इज फाउंड इन हार्डवुड्स, ग्रासेस एंड स्पेशली सेरल्स। यह कहां मिलता है? तो हार्डवुड्स में मिलता है और ग्रासेस में मिलता है, इसके अलावा सेरल्स में भी ये पाया जाता है। नोन एज अरेबिनोजाइलेंस और हेट्रोजाइलेंस बेस्ड ऑन देयर साइड चेन्स। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया था कि एल्कलाइन सॉल्यूशन के की उपस्थिति में ट्रीटमेंट करके हम उसको उसमें क्या कर सकते हैं? सुधार हेमीसेलुलोज में कर सकते हैं। इसी में एक आता है बीटा ग्लूकन। हमने ऊपर देखा कि बोथ सेलुलोज एंड बीटा ग्लूकन आर बीटा लिंक्ड ग्लूकन्स। अल्फा बीटा का पूरा कहानी मैंने कार्बोहाइड्रेट वाली क्लासेस में समझाया हुआ है बहुत डिटेल में, मेरे ख्याल से वहां से आपको क्लियर हो रखा होगा। सेलुलोज फॉर्म्स रिजिड वाटर insoluble microfibrils. Beta glucan is a water soluble substance. कई बार एग्जाम में हमको बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यही क्वेश्चन आ गया कि पेक्टिन जो कि एक डाइटरी फाइबर है, वह वाटर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? कई बार भूल जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम बहुत डीप में जाकर के पढ़ने लग गए, तो बेसिक चीजें हमारे दिमाग से निकल गई। ठीक है, बीटा ग्लूकन का स्ट्रक्चर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, वो एग्जाम के लिए उतना महत्व नहीं रखता है। ठीक है, तो ये आपको बीटा ग्लूकन के बारे में ध्यान रखना। फिर आता है आपका लिग्निन्स। लिग्निन इज द ओनली नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। कॉडेक्स एलिमेंटरीज की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी डाइटरी फाइबर की, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था कि डाइटरी फाइबर्स आर दी कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन उसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि लिग्निन्स। यह नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइटरी फाइबर है। इट फॉर्म्स द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड बाइंड्स विद द बाइल एसिड्स इन इंटेस्टाइन टू प्रिवेंट देयर अब्जॉर्प्शन। कहां से मिलता है? प्लांट्स के वुडी पार्ट से, लकड़ी, तना, इन सब वाले हिस्सों से। क्या काम करता है? बाइल एसिड को बाइल एसिड से बाइंड हो जाता है ताकि बाइल एसिड का एब्जॉर्प्शन ना होने पाए। और जस्ट लाइक अदर डाइटरी फाइबर्स, ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, लेकिन ये किसका है? बाकी सभी किसके थे? कार्बोहाइड्रेट के थे। ये किसका है? फिनाइल प्रोपेन यूनिट्स का। किसका है? ये फिनाइल प्रोपेन यूनिट्स का एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। ये आपको लिग्निन के बारे में ध्यान में रखना है। अब आता है कि व्हाट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। अब जब आपको ज्ञान नहीं था तब आपको लगता था कि डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा काम के नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस फील्ड में रिसर्च होता गया वैसे वैसे पता चला कि ये बहुत ज्यादा क्या है, काम के हैं। तो मेनी फाइबर्स आर फर्मेंटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूसिंग
हाइड्रोजन, अब फर्मेंटेशन हमने पढ़ा ना कि भाई ये तो डाइजेस्टेबल नहीं है लेकिन फर्मेंटेशन हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द गट माइक्रोफ्लोरा। तो गट माइक्रोफ्लोरा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड शॉर्ट्स एंड फैटीज आदि आदि क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि हमारे लिए अलग अलग तरीके से यूजफुल हो सकते हैं। शॉर्ट्स एंड फैटी एसिड्स आर क्विकली एब्जॉर्ब्ड एंड कंट्रीब्यूट टू बॉडीज एनर्जी बैलेंस। भाई एनर्जी तुमको दो तरीके से मिलती है, या तो कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगी या कहां से मिल जाएगी, फैट से मिल जाएगी। दो ही सोर्स हैं एनर्जी के। तो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड रहते हैं या क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसकी मदद से, फाइबर्स की मदद से, और हमको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। अब आता है कि व्हाट इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर को लेकर के बात करें तो हर डाइटरी फाइबर अलग अलग सोर्स से आ रहा है, हर डाइटरी फाइबर का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, हर डाइटरी फाइबर का, इस वजह से हर डाइटरी फाइबर का फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी अलग अलग रहेगा। ऑन एन एवरेज बात करें तो 2 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमको मिलती है, 2 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑन एन एवरेज, जो कि 0 से लेकर के 3 तक की रेंज में जा सकती है। यदि नॉन फर्मेंटेड फाइबर है तो 0 एनर्जी रहेगी उसमें से, और यदि हाईली फर्मेंटेड है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिल सकती है, लेकिन औसतन कितनी रहेगी, 2। तो रेंज क्या है 0 से 3 की, औसत क्या है 2 का। 0 क्यों, क्योंकि फर्मेंट नहीं हुआ, 3 क्योंकि हाईली फर्मेंट हो गया। तो एनर्जी वैल्यू ऑफ द फाइबर्स 2 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको ध्यान में रखना है। देन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द डाइटरी फाइबर इन द हेल्थ। डाइटरी फाइबर का स्वास्थ्य में क्या योगदान है। पहला योगदान है डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में, हमारे जो एड्स बल्क टू द स्टूल, पाचन क्रिया को सुधार देता है, बॉल मूवमेंट को सुधार देता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रक्रिया को सुधार देता है, कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली नहीं होगा, एंड सपोर्ट द हेल्दी गट माइक्रोबायोम। गट्स के जो हमारे माइक्रोब्स रहते हैं उनको बेहतर बना करके रखता है। इसके अलावा कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल बिकॉज इट स्लोज डाउन द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। यह कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को स्लो डाउन करता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल। दिस इज बेनिफिशियल फॉर दी डायबिटिक पेशेंट्स। इसीलिए कहा जाता है डायबिटिक पेशेंट को कि तुम खूब क्या करो, डाइटरी फाइबर खाओ, सलाद खाओ। दूसरा, लोवर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल। soluble fibers binds to the bile acids and reduces the LDL, low density lipoprotein। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा। एंड प्रमोट द हेल्थ, हार्ट हेल्थ है ना, हृदय का हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। increase the feeling of fullness, helps reduce caloric intake and supports the weight control। सलाद खा लो ढेर सारी, पेट भी भरा रहेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। जिम जाने वाले लोग यही तो करते हैं। इसके अलावा reduces the risk of the chronic diseases like cardiovascular diseases, जैसे कि भाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बना तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन डाइजेशन को कम कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, डायबिटीज खतरा कम हो गया, एंड अदर सर्टेन डिजीजेस। इसके अलावा प्रमोट्स द गट हेल्थ बिकॉज दे एक्ट एज अ प्रीबायोटिक, फीडिंग बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन ऑफ द फाइबर प्रोड्यूसेस सॉल्ट्स एंड फैटी एसिड्स व्हिच हैव एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स। इसके अलावा आता है डिटॉक्सिफिकेशन, कि बाइंड्स टॉक्सिन्स, बाइल सॉल्ट्स एंड कार्सिनोजेंस इन द गट एंड हेल्प्स एलिमिनेट देम फ्रॉम बॉडी। तो ये उसके क्या है फंक्शंस हैं
डाइटरी फाइबर्स के जो अलग अलग तरीके से एक्सर्ट होते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या था आपका डाइटरी फाइबर की क्लास थी। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सारी बातें नहीं है, यही चंद बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास से हम एंजाइम्स के बारे में चर्चा को चालू करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पे हम बाइंड करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।